हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग 8th क्लास की सिविक्स का ये 10th चैप्टर कर रहे हैं एंड 10th चैप्टर का ये 3rd सेशन है। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ आपकी 8th क्लास की सिविक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। द चैप्टर नेम इज़ लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। As the lawmaker and enforcer, the government is supposed to ensure that safety laws are implemented. Now here the question arises that who makes the law and who is responsible for enforcing the law that has been made. Obviously it is government who has the responsibility on its shoulder to make the law and to enforce all the laws that has been made. Since government has all the responsibility, so government is supposed to ensure that safety laws are implemented. That means कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सेफ्टी लॉज जो है वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो, और ये इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है कि जो सेफ्टी लॉज बनाए गए हैं, जो लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, वो सही ढंग से लागू किए जाएं, एनफोर्स किए जाएं. It is also the duty of government to ensure that the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution is not violated. तो सरकार को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, इनफैक्ट ये सरकार की ड्यूटी है कि राइट टू लाइफ जो गारंटी किया गया है हमारे संविधान के द्वारा, और ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 21 में. ये राइट कहाँ पर है? आर्टिकल 21 में ये लिखा हुआ है, एंड ये हर एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट एंड दे कैन क्लेम इट एनी टाइम. तो सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि इस आर्टिकल का वोलेशन ना हो. लेकिन यहाँ पर इस लाइन को क्यों लिखा हुआ है? आर्टिकल 21 को क्यों डिस्क्राइब किया है? रीज़न ये है क्योंकि सरकार ने इसे वॉयलेट किया. कैसे वॉयलेट किया? बाय प्रोवाइडिंग लाइसेंस टू द कंपनी दैट इज कॉल्ड यूनियन कार्बाइड कंपनी, विच इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस मिथाइल आइसोसाइनाइट, जो कि एक पॉइजनस गैस है. उससे पेस्टिसाइड बनाना था, एंड विद नोइंग ऑल द फैक्ट, गवर्नमेंट को ये पता था कि इससे लोगों की जान जा सकती है, फिर भी सरकार ने इस प्लांट को स्टैब्लिश करा दिया ऐसी जगह पर जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं. तो डायरेक्टली सरकार ने क्या किया? आर्टिकल 21 जो कि ये गारंटी करता है राइट टू लाइफ, इसको वॉयलेट किया सरकार ने. What was the government doing when there were such blatant violation of safety standards in the UC plant? Blatant का मतलब होता है very clearly. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठाया गया है कि जब यूसी प्लांट को स्टैब्लिश करने के टाइम पर सारे सेफ्टी लॉज, मतलब जो सुरक्षा कानून है, उनका उल्लंघन हो रहा था, एंड वेरी क्लियरली, मतलब बहुत खुलेआम उनका उल्लंघन हो रहा था, तब सरकार क्या कर रही थी? अब देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है. हमारे यहाँ जो कानून है वो बहुत वीक हैं, वेरी लैक्स, मतलब बहुत ढीले ढाले और बहुत वीक हैं. एंड सेकंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट एनफोर्स्ड. और जो भी ये सेफ्टी लॉज हैं, जो भी ये सुरक्षा कानून हैं, इनको ढंग से एनफोर्स भी नहीं किया जा रहा था. तो इसी वजह से उस टाइम पर होता क्या था कि लोग ना एनवायरनमेंट को अपनी जागीदारी समझते थे, कि जब मन आया इसको एक्सप्लॉइट कर दिया और इसमें पोल्यूशन फैला दिया. लेकिन रीज़न क्या था इसके पीछे? क्योंकि कानून जो थे वो स्ट्रॉन्गली एनफोर्स्ड नहीं किए गए थे. कानून बहुत ढीले ढाले थे, इसमें फ्लैक्सिबिलिटी थी, और इनको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था सरकार के द्वारा. एंड हेयर वी कैन क्लियरली सी कि सरकार खुद ही 21 को वॉयलेट कर रही थी उस टाइम पर जब यूसी प्लांट को स्टैब्लिश किया गया. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हैजार्डस. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे, जो सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने इस कारखाने को हैजार्डस की कैटेगरी में नहीं डाला. मतलब उनके मुताबिक ये जो कारखाना था ये खतरनाक नहीं था, हैजार्डस मतलब डेंजरस, एंड अलाउड इट टू कम अप इन पॉपुलेटेड लोकेलिटी. और इस कारखाने को पॉपुलेटेड लोकेलिटी मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, घनी आबादी थी, उस इलाके में, उस कॉलोनी में इसको स्टैब्लिश करने के लिए अलाउ कर दिया. जब गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इस हैजार्डस प्लांट को पॉपुलेटेड लोकेलिटी में स्टैब्लिश कराया, तो उस टाइम पर कुछ म्युनिसिपल ऑफिशियल्स ने ऑब्जेक्शन उठाया. उन्होंने उंगली उठाई इस चीज़ पर कि जो ये एमआईसी प्रोडक्शन का स्टैब्लिशमेंट हो रहा है ये गलत है. तो म्युनिसिपल ऑफिशियल्स ने क्या कहा? व्हेन म्युनिसिपल ऑफिशियल्स इन भोपाल ऑब्जेक्टेड दैट द इंस्टॉलेशन ऑफ एन एमआईसी प्रोडक्शन यूनिट इन 1978 वाज अ सेफ्टी वायलेशन.
तो म्युनिसिपल ऑफिशियल्स ने ये कहा, जो भोपाल में थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और ये कहा कि जो MIC प्रोडक्शन 1978 में इंस्टॉल करवाया गया है ये सेफ्टी वॉयलेशन है। मतलब ये जो सुरक्षा कानून लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, उसका वॉयलेशन है। साथ ही साथ आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ गारंटी किया हुआ है हर एक सिटीजन को। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो म्युनिसिपल ऑफिशियल्स थे वो सरकार का ध्यान इस तरफ लाना चाहते थे कि जो ये MIC प्रोडक्शन का इंस्टॉलेशन हुआ है ये हैज़ार्डस है, इससे लोगों की जान जा सकती है। लेकिन सरकार को जब ये बात पता चली, इससे सरकार के कान में जूं भी नहीं रेंगी। कहने का मतलब है कि सरकार को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उनका इस ऑब्जेक्शन के खिलाफ क्या ओपिनियन आया वो जानिए। तो यहाँ पर सरकार ने ये कहा कि भोपाल प्लांट में कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है विच प्रोवाइड्स जॉब, ताकि इससे रोज़गार मिलते रहें लोगों को। It was unthinkable, according to them, to ask UC to shift to cleaner technology और safer procedure। जैसा कि हमने बात की कि जो सरकारी अफसर थे वो तो इस प्लांट को, इस कारखाने को डेंजरस मान ही नहीं रहे थे, तो इसी वजह से उन्होंने ना ही इस UC प्लांट से कुछ ऐसी डिमांड की कि ये साफ़ सुथरी तकनीकों को यूज़ करे, क्लीनर टेक्नोलॉजी एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करे एंड सेफ़र प्रोसीजर्स अपनाए। मतलब जो सेफ्टी मेजर्स मज़दूरों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें फॉलो करे। तो ऐसी कुछ भी डिमांड गवर्नमेंट ने इस कारखाने से नहीं की। Government inspectors continued to approve the procedures in the plant even when repeated incidents of leaks from the plant made it obvious to everybody that there is something wrong in it। मतलब बार बार क्या हो रहा था, ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे जैसे कि गैस लीक हो रही थी, तो ऐसे इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो सभी लोगों को ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ भारी गड़बड़ है या कुछ ना कुछ ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है, और अगर कभी किसी दिन ये गैस ज़्यादा लीक हो गई तो इससे लोगों की जान जा सकती है। लेकिन ये बात म्युनिसिपल को समझ में आ गई थी, लोगों को समझ में आ गई थी, लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समझ में नहीं आई। फिर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये जानते हुए कि यहाँ पर गैस लीकेज हो रही है, बार बार ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, तब भी सरकार बार बार इन प्लांट को, मतलब इस कारखाने में जो भी प्रोसीजर होता था, जो भी काम होता था, उसको बार बार मंजूरी देते रहे। This, as you know, is contrary to what the role of law making and enforcement agency should be। देखिए, एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, टू मेक द लॉज एंड टू एनफोर्स ऑल द लॉज दैट हैज़ बीन मेड अप बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। मतलब कानून बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन जब हम UC प्लांट का केस पढ़ते हैं, तो जब हम इस कारखाने के बारे में समझते हैं, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट इस सारे लॉ को, जो भी कानून बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको खुद वॉयलेट करती है। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट का एक ऐसा बिहेवियर देखते हैं जो उनके एक्चुअल रोल से बिल्कुल कॉन्ट्रैरी है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। एक्चुअल रोल क्या है उनका, कि वो ऐसे कानून बनाए जिससे लोगों की सेफ्टी हो, लोगों को राइट्स दिए जाएं, लोगों के फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो। लेकिन UC प्लांट के केस में गवर्नमेंट खुद इन सभी कानून को तोड़ रही है, उनको वॉयलेट कर रही है। Instead of protecting the interest of the people, their safety was being disregarded both by the government and by the private companies as well। अगर हम गवर्नमेंट के एक्चुअल रोल की बात करें तो गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है कि लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, मतलब जो लोगों के हित हैं उनकी सुरक्षा करे। बट इसकी बजाय सरकार क्या कर रही थी, बल्कि सरकार लोगों की सेफ्टी को डिसरिगार्ड कर रही थी। मतलब लोगों की सेफ्टी को नज़रअंदाज कर रही थी। डिसरिगार्ड का मतलब है नज़रअंदाज करना या फिर परवाह ना करना। तो ये जो कैलेस एटीट्यूड था, ये गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज का भी था कि इन दोनों ने लोगों की सुरक्षा को नज़रअंदाज कर दिया। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम ऐसे केस की बात लें कि फॉरेन कंपनीज अगर यहाँ पर हमारे देश में कोई कारखाना स्टैब्लिश करना चाहती है, कोई प्लांट को स्टैब्लिश करना चाहती है, तो ऐसे टाइम पर सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए, कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि मज़दूरों की सेफ्टी भी रहे और जो फॉरेन कंपनीज ने यहाँ पर प्लांट स्टैब्लिश किया है वो अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करे एंड क्लीन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करे और सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करे।
बट जो रवैया हमने यूसी प्लांट के केस में सरकार का देखा, क्या वो एक्सेप्टेबल है? क्या सरकार का ये बिहेवियर डिज़ायरेबल है? नॉट एट ऑल. दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल and not at all acceptable as well. With more industries being set up both by local and foreign businesses in India, there is great need for stronger laws protecting workers' rights and better enforcement of these laws. अगर नए नए कारखाने इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, सेटअप किए जा रहे हैं बाय लोकल एंड फॉरेन बिजनेसेस, तो इस टाइम पर क्या होना चाहिए? जो कानून है वो कड़े होने चाहिए, स्ट्रॉन्गर होने चाहिए, मतलब सख्त कानून की ज़रूरत है ताकि वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन ख़त्म हो सके। लेकिन जो ये कड़े कानून हैं जो सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे या बनाए गए हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हुए तो ये पन्नों तक ही सीमित रह जाएंगे और फिर वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन कोई नहीं रोक सकता। तो कहने का मतलब है, अगर वर्कर्स को उनके राइट प्रोवाइड करने हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन रोकना है, उनको उनके हक दिलाने हैं, तो सरकार को कॉन्क्रीट स्टेप उठाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे सख्त कानून बनाने पड़ेंगे जिससे उनकी सुरक्षा हो सके वर्कर्स की एंड उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। एंड जो ये कानून बनाए जाएं, इनको एनफोर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ जो बॉक्स में लिखा हुआ है उसको समझिए। पहले तो ट्रैवल एजेंसी की बात करते हैं कि ये होता क्या है। ट्रैवल एजेंसी फॉरेन ट्रिप कराती है, लोकल ट्रिप कराती है कुछ पैकेज में। तो कुछ टूरिस्ट को पेरिस जाना था, तो कंपनी की लापरवाही की वजह से ये सभी टूरिस्ट ना तो डिज्नीलैंड जा पाए, ना ही ये पेरिस में शॉपिंग कर पाए थे। तो क्योंकि जो कंपनी है उसकी लापरवाही थी, इस वजह से ट्रैवल एजेंसी को ये बोला गया कि ये हर एक टूरिस्ट को 8 लाख रुपए कंपेंसेशन दे। तो इसी के साथ अगर हम भोपाल गैस ट्रेजेडी वाली सिचुएशन को रखें, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जितने विक्टिम्स थे उनको बहुत ही कम मुआवजा दिया गया, मतलब बहुत कम कंपेंसेशन दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो विक्टिम्स थे उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ था। कुछ लोगों की जान चली गई थी, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, कुछ लोग ऐसे हो गए थे जो आज भी इतनी बुरी स्थिति में है कि वो काम नहीं कर पाते, कुछ लोग डिसेबल हो गए थे। लेकिन फिर भी इन लोगों को बहुत कम कंपेंसेशन दिया गया। लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में हम यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी की बात करें, तो ट्रैवल एजेंसी से ये कहा गया कि ये हर एक टूरिस्ट को 8 लाख रुपए कंपेंसेशन के तौर पर दे। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन करके क्वेश्चन रेज किया हुआ है। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, नए कानून बनाए गए ताकि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। तो हम उन कानून के बारे में बात करेंगे। अगर हम 1984 की बात करें, बैक देन देयर वर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इन इंडिया। 1984 में बहुत कम ऐसे कानून बने हुए थे रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। लेकिन जितने भी कानून उस टाइम पर बनाए हुए थे वो सभी कानून लैग्स थे एंड वीक थे, तो उनको ढंग से एनफोर्स या इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। द एनवायरमेंट वॉज ट्रीटेड एज अ फ्री एंटिटी। फ्री एंटिटी मतलब मुफ्त की चीज़। तो एनवायरमेंट को उस टाइम पर फ्री एंटिटी माना जाता था। क्यों? क्योंकि कानून ढंग से इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रखे थे, ना ही किसी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन थी। जैसे कि इंडस्ट्री कुड पोल्यूट एयर एंड वाटर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। इंडस्ट्री पर किसी भी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी थी। एंड जितने भी इंडस्ट्री कारखाने थे उनको पूरी खुली छूट मिली हुई थी कि वो हवा पानी को, मतलब वो वाटर एंड एयर को पोल्यूट कर सकते थे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, वेदर इट वाज रिवर, एयर और ग्राउंड वाटर। तो चाहे हम रिवर की बात करें, नदी की बात करें, एयर की बात करें या फिर ग्राउंड वाटर की बात करें, सारा का सारा पानी जो था वो पोल्यूट हो रहा था, साथ ही साथ एनवायरनमेंट भी पोल्यूट हो रहा था। सो द हेल्थ ऑफ पीपल बिगेन डिसरिगार्डेड, मतलब लोगों की जो हेल्थ है वो ख़राब होने लगी। लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था क्योंकि लोग अपनी मर्जी से पर्यावरण को यूज़ करते थे।
एंड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। जब मन चाहा कहीं भी कूड़ा फेंक दिया, चाहे नदी की बात करो या फिर ग्राउंड की बात करो या ग्राउंड वाटर की बात करो, कहीं भी किसी भी जगह कूड़ा फेंक दिया जाता था। इंडस्ट्री से जो केमिकल निकलते थे जो बहुत पॉइजनस होते थे वो रिवर में जाकर मिल जाते थे या किसी स्ट्रीम में जाकर मिल जाते थे, तो उससे सारा का सारा जो पानी था वो दूषित हो जाता था। और जब वो पानी पोल्यूट हो जाता था उसे जब लोग पीते थे तो बीमार पड़ जाते थे। तो इस तरीके से लोगों की हेल्थ के साथ भी खेला जाता था। Thus, not only was UC a beneficiary of lower safety standards, but simultaneously it did not have to spend any money to clean up the pollution. That means कि जो भी लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमारे यहाँ पर हैं, नॉट ओनली रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बट ऑल्सो रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स लाइफ एज वेल, तो इन सभी का फ़ायदा यूसी कंपनी को बहुत ज़्यादा मिला। एक तो यूसी कंपनी को ना तो किसी सेफ्टी मेजर पर खर्च करने की ज़रूरत पड़ी, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी उसे सिंगल पेनी खर्च नहीं करनी पड़ी। वरना क्या होता है कि कारखानों से ना खूब सारा पोल्यूशन फैलता है एनवायरनमेंट में, एयर में, वाटर में, ये सब दूषित हो जाते हैं। तो इनको खूब सारा पैसा फिर खर्च भी करना पड़ता है टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट एंड टू क्लीन अप द पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट। लेकिन यूसी कंपनी को सिंगल पेनी खर्च नहीं करनी पड़ी। रीज़न बीइंग, एक तो कानून बहुत ढीले थे, कानून ढंग से इम्प्लीमेंटेड नहीं थे। सेकंड, अगर कोई इन कानूनों का उल्लंघन भी करता था तो उस पर कोई ऐसा चार्जेस नहीं लगाए जाते थे, मतलब किसी के ऊपर किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं था। लेकिन अगर हम सेम सिचुएशन का एग्जांपल यूएसए में लें, सो इन द यूएसए दिस इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यही जो सेम कंपनी है वो इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी, उसे खूब सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता, पोल्यूशन जो है वो भी क्लीन करना पड़ता एंड वर्कर्स के सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना पड़ता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भी कानून बनाए हुए हैं दोज लॉज वर वेरी मच स्ट्रॉन्ग इनफ और उनको ढंग से एनफोर्स किया हुआ है। The भोपाल डिज़ास्टर brought the issue of environment to the forefront. भोपाल डिज़ास्टर से पहले एनवायरनमेंट के किसी भी इशू को इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था, लेकिन जब ये गैस ट्रेजेडी वाला डिज़ास्टर हुआ इसके बाद एनवायरनमेंट के इशू को फोर फ्रंट पर लाया गया। इसके पीछे रीज़न ये भी था दैट सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पर्सनस, मतलब हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग थे, दोज पीपल हु वर नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद द फैक्ट्री इन एनी वे, जो इस फैक्ट्री से किसी भी तरीके से जुड़े हुए नहीं थे, उनका इस कारखाने से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी ये लोग ग्रेटली अफेक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ द पॉइजनस गैसेज लीक्ड फ्रॉम द प्लांट। जब हज़ारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से अफेक्ट हुए थे जिनका कारखानों से कोई लेना देना नहीं था, तब लोगों को क्या रियलाइज़ हुआ? इट मेड पीपल रियलाइज दैट द एग्जिस्टिंग लॉज दो वीक ओनली कवर्ड द इंडिविजुअल वर्कर। दैट मीन्स कि लोगों को यह एहसास होने लगा कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है, जो मौजूदा कानून है, ऑल्दो बहुत वीक वे कानून थे, लेकिन ये जो भी कानून है मौजूदा, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल वर्कर के लिए हैं, मतलब मज़दूरों से ही एसोसिएटेड हैं, एंड नॉट फॉर द पर्सन हु माइट बी इंजर्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। और इन मौजूदा कानून में आम लोगों के अधिकारों का ध्यान ही नहीं रखा गया, वो लोग जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से बैडली अफेक्ट हो जाते थे। ऑल एंड ऑल यहाँ पर इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जब ये देखा गया कि ऐसे लोग पॉइजनस गैस का शिकार हुए हैं जो लोग मजदूर नहीं थे, मतलब जो लोगों का इस कारखाने से कोई लेना देना ही नहीं था, राइट, मजदूर तो वहाँ पर इस मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से घायल हुए ही थे, लेकिन वो लोग भी इस गैस का शिकार हुए थे जो इस कारखाने से जुड़े हुए नहीं थे। तब एनवायरनमेंट के इशू को फोर फ्रंट पर लाया गया ताकि आम लोगों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉज सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए थे, उन लोगों के लिए नहीं थे जो इस कारखाने से जुड़े हुए नहीं थे या किसी भी कारखाने से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से वो इंजर्ड हो गए थे या बैडली अफेक्ट हो गए थे। फिर इस ट्रेजेडी के बाद जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे एंड जो अदर पीपल थे, उनको ये एहसास होने लगा कि कुछ ऐसे कानून गवर्नमेंट को बनाने चाहिए जिसमें उन आम लोगों की भी बात की जाए, उनके अधिकारों की भी बात की जाए जो इन कारखानों से किसी भी तरीके से जुड़े हुए नहीं होते हैं। In the response to this pressure from environmental activists and others, in the following years, the Bhopal gas tragedy,
द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू लॉज ऑन एनवायरनमेंट। देखिए जब क्या हुआ कि एनवायरनमेंट के इशू को फोरफ्रंट पर लाया गया ना, तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बन गया। ये प्रेशर बनाया गया एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि अब ये लोग एनवायरनमेंट के लिए कुछ नए कानून की मांग कर रहे थे। नाउ अब भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ नए कानून को इंट्रोड्यूस करती है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। Henceforth, the polluter was to be held accountable for damage done to environment. Accountable का मतलब है जिम्मेदार, and polluter का मतलब है जो environment को pollute करता है। तो अगर environment को नुकसान पहुंचाया जाएगा किसी भी तरीके से या pollute किया जाएगा environment को, तो polluter को ही उसका जिम्मेदार माना जाएगा। पहले क्या होता था कि जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता था तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, ठीक है ना, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग एनवायरनमेंट को फ्री एंटिटी की तरह यूज़ करते थे। लेकिन नए कानून बनने के बाद पोल्यूटर को जिम्मेदार ठहराया गया। अगर पोल्यूशन हुआ है एनवायरनमेंट में तो पोल्यूटर की ये जिम्मेदारी है कि वो एनवायरनमेंट को क्लीन करे। The environment is something that people over generation will share and it could not be destroyed merely for industrial development. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर सब्सटेंशियल डेवलपमेंट की बात की गई है। सब्सटेंशियल डेवलपमेंट आपने बहुत बार ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इसका मतलब है जब कोई चीज़ को आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचाया जाए। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट के लिए वो बात की गई है कि एनवायरनमेंट को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि एनवायरनमेंट आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी है। मतलब आगे आने वाली जनरेशन ने तो इस एनवायरनमेंट को ख़राब किया नहीं है, तो उनका हक बनता है इस एनवायरनमेंट पे। तो हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है। इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड merely फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि हम एनवायरनमेंट को सिर्फ इसीलिए नष्ट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना है, बल्कि हमें एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है एंड इसका डेवलपमेंट करना है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी इस पर अपना हक जमा सके एंड इसे शेयर कर सके। The courts also gave a number of judgments upholding the right to healthy environment as intrinsic to the fundamental right to life. Intrinsic का मतलब होता है belonging to something, या इसे हिंदी में मूलभूत कहा जाता है। तो कोर्ट ने बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया। तो कोर्ट का इम्पोर्टेंट फैसला ये था कि राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट को फंडामेंटल राइट टू लाइफ के साथ जोड़ दिया गया। दैट मीन्स कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बता दिया। और ये हिस्सा क्यों बताया राइट टू लाइफ का? क्यों? ताकि हेल्दी एनवायरनमेंट को अपहोल्ड किया जा सके, क्योंकि हेल्दी एनवायरनमेंट अब फंडामेंटल राइट में आता है। हमने ये ऑलरेडी केस पढ़ लिया है, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि राइट टू लाइफ को जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट में, और ये गारंटी किया जाता है बाय अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 21। तो इसमें और क्या क्या चीज़ों को जोड़ा गया वो भी हमने पढ़ा, बट यहाँ पर हम एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं। दैट इज़ इट इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। अब आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट आपको राइट टू लाइफ का दिया गया, मतलब जीवन का जो मौलिक अधिकार आपको दिया गया है, इसी में पोल्यूशन फ्री वाटर को भी जोड़ा गया एंड पोल्यूशन फ्री एयर को भी जोड़ा गया। तो हम यहाँ पर क्या समझे कि आर्टिकल 21 जो ये गारंटी करता है राइट टू लाइफ, इसका हिस्सा पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर को भी माना गया, मतलब इसके अधिकार को भी राइट टू लाइफ में शामिल कर दिया गया। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप लॉज एंड procedures that can check pollution, clean rivers, introduce heavy fine for those who pollute। और जब गवर्नमेंट हैवी फाइन्स को इम्पोज करेगी ऑन द पोल्यूटर, तो हेल्दी एनवायरनमेंट को अपहोल्ड किया जा सकता है। Environment as a public facility. In recent years, while the courts have come out with strong orders on environmental issues, these have sometimes affected people's livelihood adversely. अभी हाल ही में कुछ वर्षों में जब एनवायरनमेंट के इशू को फोर फ्रंट पर लाया गया, तो कोर्ट्स ने कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एंड इम्पोर्टेंट ऑर्डर दिए एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर। दीज हैव समटाइम्स अफेक्टेड पीपल्स लाइवलीहुड एडवर्सली। और कोर्ट के इन फैसलों की वजह से या इन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स की वजह से बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी छिन गई थी, तो बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड पर एडवर्सली अफेक्ट देखने को मिला।
यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोर्ट ने कौन से ऑर्डर दिए थे जिससे लोगों की लाइवलीहुड पर एडवर्स अफेक्ट आया। फॉर इंस्टेंस, द कोर्ट्स डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज इन रेजिडेंशियल एरियाज इन दिल्ली टू क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट ऑफ द सिटी। अब कोर्ट ने ये आदेश दिए कि जो भी इंडस्ट्रीज़ रेजिडेंशियल एरियाज़ में हैं या जिन्हें हम पॉपुलेटेड लोकेलिटी भी कहेंगे, वहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बंद किया जाए एंड शिफ्ट आउट ऑफ द सिटी, मतलब उन्हें शहर से बाहर किसी दूसरे इलाके में भेज दिया जाए जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया ना हो या फिर पॉपुलेटेड लोकेलिटी ना हो। कोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिया कि इन कारखानों को रेजिडेंशियल एरिया से बंद करके शहर से बाहर इनको लेकर जाया जाए, तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो यहाँ पर लिखा है। बिकॉज सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ वर पोल्यूटिंग द नेबरहुड, क्योंकि बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जो आसपास के एरिया को मतलब एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे थे। एंड नॉट ओनली एयर बल्कि वाटर भी इनसे पोल्यूट हो रहा था। किस तरीके से? डिस्चार्ज फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज वॉज पोल्यूटिंग द रिवर यमुना, कि इन इंडस्ट्रीज से जो पॉइजनस केमिकल निकल कर आता था वो रिवर यमुना में मिल जाता था और उससे क्या होता था, पूरा का पूरा वाटर पोल्यूट हो रहा था। दे हैड बीन सेटअप विदाउट फॉलोइंग द रूल्स, और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये सभी कारखाने बिना किसी नियम के चलाए जा रहे थे, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो इसीलिए कोर्ट ने ये आदेश दिया कि रेजिडेंशियल एरिया से इन कारखानों को बंद करके ऐसी जगह पर स्थापित किया जाए जहाँ पर पॉपुलेटेड लोकेलिटी ना हो और जहाँ पर वाटर पोल्यूट ना हो। बट वाइल कोर्ट्स एक्शन सॉल्व वन प्रॉब्लम इट क्रिएटेड अनदर वन। देखिए, एक तरफ तो कोर्ट ने जब ये आदेश दिया कि इन सभी इंडस्ट्रीज़ को रीलोकेट कराया जाएगा तो उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन कुछ प्रॉब्लम अराइज हो गई। तो चलिए पहले उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई थी रेजिडेंशियल एरिया में। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो ये थी कि रेजिडेंशियल एरिया का एनवायरनमेंट अब क्लीन होने लगा था, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की वजह से रेजिडेंशियल एरिया पोल्यूट हो रहा था और इसकी वजह से रेजिडेंशियल एरियाज़ में जितने लोग रहते थे उनकी हेल्थ डेट्रियोरेट हो रही थी। सेकेंड प्रॉब्लम ये सॉल्व हुई कि जो रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले लोग थे उनकी हेल्थ को डिसरिगार्ड नहीं किया गवर्नमेंट ने। लेकिन साथ ही साथ एक पैराडॉक्स सिचुएशन जो यहाँ पर दी हुई है उसके बारे में भी बात करते हैं, दैट ये जो ऑर्डर कोर्ट ने दिया इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई उनके बारे में जानते हैं। बिकॉज ऑफ द क्लोजर, जब कारखानों को बंद कराकर दूसरी जगह पर रीलोकेट कराया गया, मैनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे मजदूरों ने अपनी जॉब खो दी, मतलब अब उनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे वो लाइवलीहुड को अर्न कर पाएं, तो बहुत सारे लोगों का रोजगार खत्म हो गया था। Others were forced to go far away places where these factories had relocated. अब इन फैक्ट्री को जहाँ पर रीलोकेट किया गया था ना वो बहुत डिस्टेंस प्लेसेस पर रीलोकेट किया गया था। तो इस वजह से कुछ मजदूरों को अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवारों का पेट भरने के लिए अब इतने दूर दराज के इलाकों में काम करने जाना पड़ता था, तो इससे उनको भी बहुत परेशानी हुई। एंड द सेम प्रॉब्लम नाउ बिगिन टू कम अप इन दीज एरियाज, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को रीलोकेट कराया गया वहाँ पर भी पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फॉर नाउ दीज प्लेसेस बिकेम पोल्यूटेड, चाहे एयर हो वाटर हो, वहाँ का एनवायरनमेंट अब पोल्यूट होने लगा था। एंड एक और मेजर इशू देखने को मिला, द इशू ऑफ द सेफ्टी कंडीशंस ऑफ वर्कर्स रिमेन्ड अनएड्रेस्ड। दैट मीन्स मज़दूरों की सेफ्टी कंडीशंस को अभी भी अनएड्रेस रखा गया। इनकी सेफ्टी कंडीशंस की किसी को कोई चिंता नहीं थी। देखिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर एक इशू को फोर फ्रंट पर लाया गया, बट जो वर्कर्स थे उनके सेफ्टी मेजर्स को या इनके मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। और ये चीज़ आज भी यूं की यूं है, क्योंकि वर्कर्स की सिचुएशन पहले की जैसी ही है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। आप रिसेंटली भी देख सकते हो ऐसी दुर्घटनाएं ऑन अ डेली बेसिस होती रहती हैं। कहीं ना कहीं या तो मजदूरों की जान चली जाती है या कारखानों में कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिससे मजदूर एडवर्सली अफेक्ट होते हैं। Recent research on environmental issues in India has highlighted the fact that the growing concern for the environment among the middle classes is often at the expense of the poor.
रिसेंट रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज़ इन इंडिया, दैट मीन्स कि हमारे भारत में जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ रहे हैं उस पर रिसर्च हुई है। तो जो रिसर्च हुई हैं उसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। उनमें से एक चीज़ ये है कि आजकल मिडिल क्लास के लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, मतलब वो चाहते हैं कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट बड़ा साफ़ सुथरा रहे। तो मिडिल क्लास के लोगों के बीच में हमें पर्यावरण की चिंता देखने को मिलती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये लोग पर्यावरण की चिंता करते हैं बट एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर, मतलब ये लोग अक्सर गरीबों की जो डिफ़िकल्टीज़ है या जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान में नहीं रखते। यहाँ पर इस चीज़ का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, स्लम नीड्स टू बी क्लीन्ड एज अ पार्ट ऑफ सिटीज़ ब्यूटिफिकेशन। अब ये लोग चाहते हैं कि शहर सुंदर रहे एंड जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहे। तो इसी वजह से इन्होंने ये भी कहा कि शहर को सुंदर रखने के लिए स्लम एरियाज़ को यहाँ से हटाकर शहर के बाहर रीलोकेट करा देना चाहिए। जैसे कि हमने अबव केस में देखा कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के लिए जो कारखाने थे उन्हें आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, मतलब शहर के बाहर रीलोकेट करा दिया गया। तो इससे एक चीज़ साफ होती है कि एक तरफ हम ये तो देखते हैं दीज पीपल आर बीइंग अवेयर रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल इश्यूज़, इनके अंदर क्लीन एनवायरनमेंट की जो जागरूकता है वो बढ़ रही है, बट दूसरी तरफ these people shows little concern for the safety of the workers themselves, मतलब ये लोग दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में कोई चिंता नहीं करते। मजदूरों से इनको कोई लेना देना नहीं है, बस इनका रेजिडेंशियल एरिया, इनकी लोकेलिटी साफ रहे एंड एनवायरनमेंट क्लीन रहे। क्योंकि देखिए जब शहर के बाहर कारखाने को रीलोकेट कर दिया जाता है तो इससे रोजी रोटी उन लोगों की खतरे में आती है जो मज़दूर लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं। और अगर स्लम एरियाज़ को भी शहर से बाहर रीलोकेट करा दिया जाएगा, इससे भी जो पुअर लोग हैं उनकी रोज़ी रोटी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि वो खाएंगे कहाँ, कमाएंगे कहाँ, कहाँ काम पर जाएंगे। ज़्यादा फार डिस्टेंसेस पर वो जाकर काम कर नहीं सकते क्योंकि उनको इतना पैसा नहीं मिलता कि वो ट्रैवल में अपना पैसा खर्च कर पाएँ। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। The challenge is to look for solutions where everyone can get the benefit from a clean environment। अब एक चैलेंज जो सबके सामने है वो ये है कि ऐसे सॉल्यूशंस, मतलब ऐसे समाधान को ढूंढा जाए जिसमें क्लीन एनवायरनमेंट में सभी लोगों का बेनिफिट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिडिल क्लास के लोग या रिच क्लासेस के लोग पुअर क्लासेस के लोगों को सप्रेस करते जाएं एंड खुद डेवलप करते जाएं अपने आप को। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर एक के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए और सब लोग साथ में मिलकर डेवलप हों। तो इसी वजह से ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने की ज़रूरत है जिसमें सभी लोगों को बेनिफिट मिले, रादर देन एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर पीपल। One way this can be done is to gradually move to cleaner technologies and process in the factories। एक तो तरीका ये है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, उसमें क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाए एंड प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया जाए जो प्रक्रिया गवर्नमेंट ने निर्धारित की है। एंड द सेकेंड वे इज़ The government has to encourage and support factories to do this। गवर्नमेंट को इन कारखानों को encourage करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, अगर इनको किसी चीज़ की हेल्प है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। It will need to find those who pollute and गवर्नमेंट को उन लोगों पर हैवी फाइन इम्पोज करना चाहिए जो लोग पर्यावरण को दूषित करते हैं, मतलब जो लोग पोल्यूशन फैलाते हैं। दिस विल एंश्योर दैट द वर्कर्स लाइवलीहुड आर प्रोटेक्टेड। इससे होगा ये कि जो वर्कर्स हैं, जो मज़दूर लोग हैं, उनकी रोज़ी रोटी बची रहेगी एंड कम्युनिटीज़ लिविंग अराउंड द फैक्ट्रीज एन्जॉयज़ अ सेफ एनवायरनमेंट। एंड अगर देखिए जो गवर्नमेंट है अगर वो पोल्यूशन फैलाने वाले लोगों पर हैवी फाइन इम्पोज करेगी एंड फैक्ट्रीज़ को कहेगी आप लोग पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करो एंड ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी, तो उससे एक तो मज़दूरों की जो लाइवलीहुड है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, मतलब इनके रोज़गार बचे रहेंगे। दूसरी तरफ जो कम्युनिटीज़ में रहने वाले लोग हैं उनको अधिकार मिल जाएंगे एंड जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनको भी अधिकार मिल जाएंगे सेफ एनवायरनमेंट के।
क्योंकि अगर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर देगी टू दोज हु पोल्यूट द एनवायरनमेंट, वो लोग फिर एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने से बचेंगे। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि एनवायरनमेंट को मुफ्त की चीज़ मानकर इसको एक्सप्लॉइट कर लिया जाता था, लेकिन जब रेस्ट्रिक्शंस लगने लगेंगी तो इससे लोग क्या होगा कि वो गवर्नमेंट के डर से एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने से बचेंगे। एंड लोगों को, जो लोग रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं या स्लम एरियाज़ में रहते हैं या वो मज़दूर जो कारखानों में काम करते हैं, उनको क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार भी मिल जाएगा, सिटी भी सुंदर लगेगी, एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा एंड मज़दूरों का रोज़गार भी बचा हुआ रहेगा। यहाँ बॉक्स में क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स आर मेजर कॉज फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स का मतलब है जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उससे ज़्यादातर एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। इस कंसर्न को ध्यान में रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया। तो क्या ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर्ड ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यूजिंग डीजल वर टू स्विच टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब सीएनजी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं वो डीजल से स्विच होकर सीएनजी को यूज़ करें अपनी गाड़ियों में, क्योंकि सीएनजी एनवायरनमेंट को कम पोल्यूट करती है क्योंकि उससे धुआं कम निकलता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूव, जब इस ऑर्डर को लोगों ने फॉलो किया, एयर पोल्यूशन इन सिटीज़ लाइक दिल्ली केम डाउन कंसिडरेबली। तो एयर पोल्यूशन काफ़ी हद तक डाउन आ गया था, मतलब एयर काफ़ी हद तक क्लीन हो गई थी। बट अभी जो रिसेंट रिसर्च हुई है बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, मतलब ये सेंटर है साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ होती है यहाँ पर, इसमें रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इस रिपोर्ट के जरिए ये चीज़ सामने आई कि न्यू दिल्ली के अंदर जो हवा है उसके हवा में बहुत ज़्यादा जहरीले पदार्थ हैं, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस हैं। एंड ये टॉक्सिक सब्सटेंस कहाँ से आए? बिकॉज ऑफ द कार रन ऑन डीजल। This is due to the emission from the car run on diesel rather than petrol and a sharp increase in the number of cars off the road। एक तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पर चलती हैं, इस वजह से एयर बहुत ज़्यादा अब पोल्यूटेड हो चुकी है। सेकंड रीज़न ये है दैट कार्स रन ऑन डीजल रादर देन पेट्रोल, क्योंकि देखिए डीजल क्या होता है ना, वो सस्ता होता है पेट्रोल से, तो इसलिए लोग डीजल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन डीजल से हवा में बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस जाते हैं, उसका एमिशन ऐसा होता है कि हवा जो है वो पोल्यूट हो जाती है। इतनी पोल्यूट पेट्रोल से नहीं होती जितनी डीजल से होती है। तो इस वजह से रिसेंट रिसर्च में ये पाया गया कि ज़्यादातर गाड़ियाँ डीजल पर चलती हैं, तो दिल्ली की जो हवा है वो बिल्कुल टॉक्सिक हो चुकी है। ओके, सेकंड जो यहाँ पर पैराग्राफ दिया है इस बॉक्स में, इसको पढ़ते हैं। वर्कर्स आउटसाइड क्लोज्ड फैक्ट्रीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कर्स एक लेन में बैठे हैं, तो यहाँ पर इनकी सिचुएशन बताई गई है कि अगर इनको काम से निकाल दिया जाता है तो मैनी ऑफ वर्कर्स एंड अप एज स्मॉल ट्रेडर और एज डेली वेज लेबरर्स। बहुत सारे वर्कर्स या तो स्मॉल व्यापारी के यहाँ काम करते हैं या फिर दिन की दिहाड़ी लेकर ये मजदूरी करते हैं, जिसमें इनको डेली वेज मिलता है, मतलब जितने घंटे ये काम करते हैं डेली उतना इनको पैसा मिलता है। या फिर कुछ लोग बिल्कुल स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट्स में काम करते हैं जहाँ पर इनकी कंडीशन और भी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव होती है रादर देन प्रीवियस वन, और इन प्रोडक्शन यूनिट में कानून भी बहुत कमज़ोर ढंग से लागू होते हैं, या तो लागू ही नहीं होते, जो कानून बनाए हुए होते हैं और जो एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, तो इसी वजह से उनको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रखा होता है। तो इन लोगों की जो सिचुएशन है मज़दूरों की वो बद से बदतर हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमने एक ये पैराग्राफ जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये बॉक्स है, तो इसको एक बार साथ में पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एडवांस्ड कंट्रीज या फिर डेवलप्ड कंट्रीज आर रीलोकेटिंग द टॉक्सिक एंड हैजार्डस इंडस्ट्रीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज टू टेक द एडवांटेज ऑफ द वीकर लॉज इन दीज कंट्रीज एंड कीप देयर ओन कंट्री सेफ। देखिए, इस बात का मतलब ये है कि जो एडवांस्ड कंट्री है या जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो जितने भी कारखाने जो हैजार्डस है या डेंजरस है या जो टॉक्सिक कारखाने हैं उनको अपनी कंट्री में स्टैब्लिश करने के बजाय डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्टैब्लिश करती है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज है वो वीकर हैं, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ उठाती हैं और ना ही इनको डेवलपिंग कंट्रीज़ में कुछ पैसा खर्च करना पड़ता टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट। लेकिन अगर यही फॉरेन कंपनीज़ किसी डेवलप्ड कंट्री में अपना कारखाना स्टैब्लिश करती हैं देन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट एंड
इनको गवर्नमेंट को भी कुछ अच्छा खासा पे करना पड़ता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपने हैज़ार्डस कारखानों को स्टैब्लिश करते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कानून इतने कमज़ोर हैं कि इन कारखानों पर किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो इसका फ़ायदा इन फॉरेन कंपनीज़ को होता है एंड दे कीप देयर ओन कंट्रीज सेफ। और इस तरीके से ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं और अपनी खुद की कंट्री को सेफ रखते हैं। कारखाने हैं उनसे पॉइजनस गैस निकलती है, एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो जाता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो ये इसी वजह से इन कारखानों को डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्टैब्लिश करते हैं और अपनी खुद की कंट्री को सेफ रखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है साउथ एशिया में, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पर फॉरेन कंपनीज़ ने अपने हैज़ार्डस कारखाने स्टैब्लिश किए हुए हैं और इन कारखानों में पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, एस्बेस्टस बनाए जाते हैं एंड यहाँ पर जिंक एंड लीड का प्रोसेसिंग भी होता है जो कि काफ़ी हैज़ार्डस होते हैं फॉर द एनवायरनमेंट। शिप ब्रेकिंग इज़ अनदर हैज़ार्डस इंडस्ट्री दैट इज़ ग्रोइंग रैपिडली इन साउथ एशिया। ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर शिप को ब्रेक किया जाता है या डिसमेंटल किया जाता है ताकि उसके पार्ट्स या तो रिसाइकिल हो सके या उन्हें बेचा जा सके एंड ओल्ड शिप को स्क्रैप किया जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस होती है टू द एनवायरनमेंट, लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर साउथ एशिया में हैं, स्पेसिफिकली बांग्लादेश एंड इंडिया। जो ओल्ड शिप हैं, दो शिप which are no longer in use are sent to shipyards in Bangladesh and India for scrapping। ओल्ड शिप जो यूज़ में नहीं आती उनसे छुटकारा पाने के लिए, स्क्रैपिंग का मतलब है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, तो ओल्ड शिप को डिसमेंटल करने के लिए उनको शिप यार्ड पर लाया जाता है, ज़्यादातर बांग्लादेश एंड इंडिया में। दीज शिप्स कंटेन पोटेंशियली डेंजरस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, और इन शिप्स में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एंड हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इवन दो फॉर द रेजिडेंशियल लोकेलिटी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये अलंग का सीन है। अलंग एक टाउन है गुजरात में, तो यहाँ पर शिप को डिसमेंटल किया जाता है, तो उसी का यहाँ पर जो सीन है वो दिखाया हुआ है। यहाँ पर कंक्लूज़न दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे वाई लॉज आर नेसेसरी। लॉज आर नेसेसरी इन मैनी सिचुएशन वेदर इज़ टू बी द मार्केट प्लेस, ऑफिस, फैक्ट्री, सो एज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आप लोगों के आगे आती है जहाँ पर कुछ अन्याय आपके साथ हो रहा होता है, तब उस टाइम पर कानून की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके साथ जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं आप उससे बचने के लिए कानून का सहारा लेते हैं। चाहे कोई मार्केट प्लेस हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो या किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है, वहां पर कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं ताकि आपको उस अनफेयर प्रैक्टिस से बचाया जा सके। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन्स इन ऑर्डर टू मेक हायर प्रॉफिट्स रिजोर्ट टू अनफेयर प्रैक्टिसेस। देखिए, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिजनेस पर्सन हैं, ये अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में या अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में दे यूज़ अनफेयर प्रैक्टिसेस। रिजोर्ट टू का मतलब होता है यूज़ करना, तो ये कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस को अपना लेते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं, सच एज पेइंग वर्कर्स लो वेजेस, मज़दूरों को बहुत कम कीमत देते हैं, जैसे कि उनका मेहनताना जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत लंबे आवर्स तक उनसे काम कराते हैं मज़दूरों से और फिर उस घंटे के हिसाब से उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता है। एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन फॉर वर्क, और ये जो प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स या बिजनेस पर्सनस हैं, दे एम्प्लॉय चिल्ड्रन फॉर वर्क। दैट मीन्स कि ये बच्चों को काम पर लगाते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पैसे तो मांगते नहीं हैं, अपनी मर्जी से बच्चों को पैसे दे ना दे इनका काम चल जाता है, क्योंकि ये बच्चों का शोषण करते हैं हर एक तरीके से। तो बच्चे आवाज़ थोड़ी ना उठा पाते हैं, बच्चे तो डर में वैसी आवाज़ नहीं उठा पाते, तो इसीलिए ये लोग बच्चों को काम पर लगाते हैं ताकि इनकी कॉस्ट कटिंग हो सके और प्रॉफिट इनका ज़्यादा हो सके। इग्नोरिंग द कंडीशन ऑफ वर्क,
और जहाँ पर ये मज़दूरों से काम कराते हैं वहाँ पर किसी सेफ्टी मेजर का यूज़ नहीं करते और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एनवायरनमेंट कितना गंदा हो रहा है, ये बस एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने में लगे रहते हैं और फिर उस एनवायरनमेंट को क्लीन भी नहीं करते। इग्नोरिंग द डैमेज टू द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में जैसे कि हमने यूसी प्लांट का देखा और अदर भी एग्जांपल लें तो हमें ये देखने को मिलता है कि इंडस्ट्री से बहुत पॉइजनस केमिकल्स या गैसेस लीक होती हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट होता है। एंड साथ ही साथ जो लोग आस पड़ोस में रहने वाले होते हैं उनकी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है, डेट्रियोरेट हो जाती है। तो ना ही ये आस पास में जितने लोग रहते हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखते। तो ये जो लोग हैं ये सिर्फ अपने मुनाफे के लिए काम करते हैं, इनको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, इनकी अपनी जेब भरनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसे अन्याय से या ऐसे एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो मज़दूर हैं वो एम्प्लॉयर से बचने के लिए, उसके अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचने के लिए कानून का सहारा लेता है। और यही चीज़ सभी लोगों पर लागू होती है कि लोग अनफेयर सिचुएशन से बचने के लिए दे टेक द सपोर्ट ऑफ लॉज। अभी हमने कानून की इम्पोर्टेंस जानी थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। A major role of the government therefore is to control the activities of private companies. Government एक important role play करती है and private companies की activities को भी control करती है। कैसे? By making, enforcing and upholding law. कानून को बनाए जाते हैं, उनको एनफोर्स किया जाता है एंड कानून को बनाए रखने के लिए फिर उन कानूनों पर निगरानी ये रखनी होती है कि क्या ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, एज टू प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर सोशल जस्टिस। और कहीं पर अगर ये प्राइवेट कंपनीज कुछ गलत तौर तरीके अपनाती है तो उन्हें गवर्नमेंट रोकती है, अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकती है एंड इट प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू द पीपल, और सभी लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करती है। दिस मीन्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप्रोप्रिएट लॉज एंड ऑल्सो हैज़ टू एनफोर्स द लॉज। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट का काम है कि वो ना सिर्फ सही कानून बनाए, अप्रोप्रिएट लॉज बनाए, बल्कि उनको सही ढंग से एनफोर्स भी करे। Laws that are weak and poorly enforced can cause serious harm as भोपाल गैस ट्रेजेडी शोड। जैसे हमने भोपाल गैस डिज़ास्टर के बारे में पढ़ा, उस टाइम पर क्या थे, कानून जो है वो बहुत वीक थे, एग्जिस्टिंग कानून बहुत वीक थे, उनको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ था। तो उसका नतीजा हमने देखा कि मज़दूर तो उस गैस का शिकार हुए ही, साथ ही साथ जो रेजिडेंशियल एरिया में लोग रहते थे वो भी इस MIC प्रोडक्शन जो ये गैस लीक हुई थी इसका शिकार हुए। सो ऑल एंड ऑल अगर कानून बहुत वीक हैं और उनको पुअरली एनफोर्स किया जाता है तो इससे ना सिर्फ मज़दूर बल्कि जो लोग उन कारखानों से बिल्कुल किसी भी तरीके से जुड़े हुए नहीं होते उनकी जान को भी खतरा रहता है। अभी हमने कानून की इम्पोर्टेंस जानी एंड वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन पीपल। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ अ लीडिंग रोल इन दिस रिस्पेक्ट, कि गवर्नमेंट की तो ये ड्यूटी बनती है लोगों को अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाए एंड लोगों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करे। कॉमन पीपल कैन एक्सर्ट प्रेशर on both private companies and government as well so that they can act in the interest of society. कॉमन पीपल जो है वो प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सकते हैं ताकि ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन लोगों के हित के लिए काम करें। Environment, as we saw, is one example where people have pushed a public cause and the courts have upheld the right to healthy environment as intrinsic to the right to life. देखिए हमने environment का जो example पढ़ा कि environment के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई, और जब लोगों ने आवाज़ उठाई, अपना कंसर्न शो किया रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल इश्यूज़, तो इस कंसर्न को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट को राइट टू लाइफ का हिस्सा बना दिया। इंट्रिंसिक का मतलब होता है किसी चीज़ का हिस्सा बना देना, इसे हिंदी में मूलभूत भी कहा जाता है। In this chapter we have argued that people now must demand that their facility of healthy environment
टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल। देखिए बात यहाँ पर ये है कि जब लोग आवाज़ उठाते हैं, किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, तो वो चीज़ फोरफ्रंट पर आ जाती है और फिर गवर्नमेंट उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो जब लोगों ने हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए आवाज़ उठाई कि सभी लोगों को हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो ये लोगों को प्रोवाइड भी किया गया बाय कोर्ट एज वेल एंड द गवर्नमेंट एज वेल। लाइकवाइज जैसे कि अभी हमने बात की कि लोगों ने इस पब्लिक कोज के लिए आवाज़ उठाई, उसी तरीके से वर्कर के राइट के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे कि राइट टू वर्क, राइट टू फेयर वेज एंड डिसेंट वर्क कंडीशन, कि इनको सही ढंग से काम मिले, इनको फेयर वेजेस दिए जाएं एंड इनकी कंडीशन अच्छी हो, सेफ्टी मेजर्स का इनके लिए ध्यान रखा जाए। तो वर्कर्स के राइट के लिए भी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। Likewise, workers' right is an area where situation is still very unfair. वर्कर्स की कंडीशंस आज भी एज इट इज़ है जैसी पहले हुआ करती थी। ये जिन कारखानों में काम करते हैं उन कारखानों में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल मस्ट डिमांड स्ट्रोंगर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इंटरेस्ट, कि लोगों को स्ट्रोंगर लॉज मतलब जो स्ट्रॉन्ग कानून है उनकी डिमांड करनी चाहिए गवर्नमेंट से, ताकि इन स्ट्रॉन्ग लॉज के थ्रू वर्कर्स को भी इनके राइट, इनके हक दिए जा सकें। एंड जब स्ट्रॉन्गर लॉज होंगे तो उससे क्या होगा, राइट टू लाइफ इज़ अचीव्ड बाय ऑल। दैट मीन्स कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार सभी लोगों को मिलेगा। और यही बेसिक थिंग है कि इक्वालिटी होनी चाहिए सब लोगों में। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लोगों को अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, दूसरों के हक के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि हमने ये देखा कि मिडिल क्लास के लोगों ने एनवायरमेंटल इशू को फोरफ्रंट पर लाए, ठीक है, और उन्होंने सिटी की ब्यूटिफिकेशन को लेकर आवाज़ उठाई। तो ऐसे पब्लिक कोज के बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन साथ ही साथ उनको वर्कर्स के राइट के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि राइट टू लाइफ यूनिवर्सली अचीव हो सके। सो अगर लोगों को कहीं पर लगता है कि यहाँ पर नए कानून की ज़रूरत है, यहाँ पर लोगों के साथ अनफेयर हो रहा है, तो दे शुड डिमांड स्ट्रोंगर लॉज एंड गवर्नमेंट विल श्योरली वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड इट्स सिटीज़न। तो यहाँ पर हमारी सिविक्स ख़त्म हो जाती है 8th क्लास की। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक चीज़ और मैं अनाउंस करना चाहती हूँ, 6th 7th 8th तीनों क्लासेस की हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, सिविक्स कंप्लीट कर लिया। जिसने नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर चेक कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे। एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक ज़रूर कर लिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस साइड प्रियंका गौड़। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, एंड इफ़ यू वांट 9th 10th 11th 12th NCERTs as well, then please do let me know. Thank you so much.